बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप का सिविल इंजीनियर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए सरिये के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सरिये से मुतल्लिक़ बात करेंगे जिसको स्टील रीइंफोर्समेंट भी कहा जाता है, रीइंफोर्सिंग स्टील बार भी कहा जाता है और री बार भी कहा जाता है। सबसे पहले हम री बार की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की मार्केट में री बार मुख्तलिफ़ टाइप्स में अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लेन स्टील है जिसको हम माइल्ड स्टील भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे टॉर डिफॉर्म्ड स्टील है और तीसरे नंबर पे टीएमटी डिफॉर्म्ड स्टील है। प्लेन स्टील की अगर बात करें तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि प्लेन स्टील की सरफेस थ्रू आउट प्लेन होती है। टॉर स्टील की शेप ट्विस्टेड फॉर्म में होती है। टॉर स्टील भी डिफॉर्म्ड स्टील कैटेगरी है, लेकिन कोल्ड वर्ड टेक्नोलॉजी है। टेक्निकल वर्ड्स में इसको सीटीडी यानी कि कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड स्टील बार कहते हैं। आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप इसको सिर्फ टॉर स्टील बोलें। डिफॉर्म्ड स्टील की बात करें तो इसकी शेप में कोई ट्विस्ट नहीं होता, बल्कि इस तरह रिब्स का पैटर्न बना हुआ होता है। ये स्टील भी डिफॉर्म्ड स्टील कैटेगरी है, लेकिन टीएमटी टेक्नोलॉजी है, यानी कि थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। आसान अल्फाज में समझाऊं तो आप इसको सिर्फ डिफॉर्म्ड स्टील बोलें। तो अभी तक हमने 3 तरह की रीबार डिस्कस की हैं: प्लेन स्टील, टॉर स्टील और डिफॉर्म्ड स्टील। टॉर या डिफॉर्म्ड स्टील की कंक्रीट में एंकरेज प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं। इसकी वजह स्टील बार का ट्विस्ट होना या रिब्स पैटर्न का होना है। जबकि प्लेन स्टील की अगर बात करें तो प्लेन स्टील की कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ अच्छी नहीं होती और सरफेस स्लिप का ख़तरा मौजूद रहता है, ख़ास तौर पर ज़लज़ले की सूरत में। अच्छा, अब मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आता हूँ, यानी कि आपने कंस्ट्रक्शन में कौन सा स्टील यूज़ करना है। आपने डिफॉर्म स्टील टीएमटी सेलेक्ट करना है। ये स्टील कॉइल्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है और कट लेंथ्स में भी अवेलेबल है। स्टील बार की मैक्सिमम कट लेंथ 12 मीटर यानी कि 40 फुट होती है। अगर आप बल्क में क्वांटिटी उठा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कंपनी से परचेज़ कर सकते हैं, वरना आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर से स्टील ख़रीदना पड़ता है। डिफॉर्म स्टील के ग्रेड्स की बात करें तो इसके जो ग्रेड्स पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं वो ग्रेड 40 एंड 60 हैं। इसके अलावा ग्रेड 75 और ग्रेड 80 भी होते हैं। आपने जो स्टील का ग्रेड सेलेक्ट करना है वो ग्रेड 60 है। तो आपने जो स्टील सेलेक्ट किया वो डिफॉर्म्ड स्टील ग्रेड 60 है। पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज़ डिफॉर्म्ड स्टील ग्रेड 60 बनाती हैं वो एक ही रेसिपी से बनाती हैं। उस रेसिपी को टेक्निकल टर्म्स में स्पेसिफिकेशन कहा जाता है और उस स्पेसिफिकेशन का नाम ASTM A615 है। ASTM A615 अमेरिकन स्पेसिफिकेशन है और ASTM से बनता है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स। कुल मिला के जो स्टील की डिस्क्रिप्शन बनी है वो है कि डिफॉर्म्ड स्टील ग्रेड 60 कंफॉर्मिंग टू स्पेसिफिकेशन ASTM A615। ये स्टील आपने परचेज़ करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने मार्केट से डिफॉर्म्ड स्टील ग्रेड 60 परचेज़ किया है? तो उसकी पहचान स्टील पर मिल मार्किंग से होती है। मिसाल के तौर पर ये स्टील पर मार्किंग शो रही है। इसमें सबसे पहले तो या तो कंपनी का नाम मेंशन होता है या फिर कंपनी अपना कोई लेटर या सिंबल शो करती है। उसके बाद जो नंबर शो हो रहा है वो स्टील का डायमीटर शो करता है। अगर 11 लिखा है, 11 लिखा है तो इसका मतलब है कि 11 सूत का सरिया है। अगर 10 लिखा है तो इसका मतलब है कि 10 सूत का सरिया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो कैरेक्टर शो हो रहा है वो स्टील की क्लास को शो करता है। S अगर लिखा है तो ये कार्बन स्टील ASTM A615 है जो कि आपने परचेज करना है। W अगर लिखा है तो ये स्टील लो एलॉय स्टील है
जो कि ASTM A706 को फॉलो करता है। आपने S कैटेगरी का स्टील ख़रीदना है। आखिर में जो नंबर शो हो रहा है वो स्टील का ग्रेड शो कर रहा है। 60 अगर लिखा है तो ये 60 KSI का स्टील है जो कि आपने परचेज़ करना है। इसके साइज़ के बारे में अगर बात करें तो ये स्टील इंपीरियल यूनिट्स में भी मार्केट में अवेलेबल है और मैट्रिक यूनिट्स में भी अवेलेबल है। इंपीरियल यूनिट्स का मतलब है कि फ़िट और इंच में जब बात करते हैं, और मैट्रिक यूनिट्स का मतलब है कि जब मिलीमीटर और मीटर में बात करते हैं। अगर हम इंपीरियल यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास नंबर 2 का सरिया है, यानी कि 2 सूत का सरिया है, यानी कि 2/8 इंच का सरिया है। 1 इंच में 8 सूत होता है और 2/8 इंच स्टील के डायमीटर को शो कर रहा है। इसी तरह नंबर 3 का स्टील है। नंबर 3 यानी कि 3 सूत, यानी कि 3/8 इंच। नंबर 4 यानी कि 4 सूत, यानी कि 4/8 इंच, यानी कि आधा इंच। नंबर 5 यानी कि 5 सूत, यानी कि 5/8 इंच। नंबर 6 यानी कि 6 सूत, यानी कि 6/8 इंच, यानी कि पौना इंच। नंबर 8 यानी कि 8 सूत, यानी कि 8/8 इंच, यानी कि 1 इंच। नंबर 10 यानी कि 10 सूत, यानी कि 10/8 इंच, यानी कि 1.25 इंच। अगर हम इंपीरियल यूनिट्स में स्टील के वेटेज की बात करें तो अगर हम 1 फिट की लेंथ का सरिया ले लें हर डायमीटर का, तो उस 1 फिट लेंथ के सरिये का जो हर डायमीटर के लिए वेटेज बनेगा वो इस टेबल में शो हो रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नंबर 2 का अगर आप स्टील लेते हैं और 1 फिट की लेंथ में, तो अप्रॉक्सीमेटली जो वेट बनेगा वो 76 ग्राम्स बनेगा। नंबर 3 की अगर बात करें तो 170 ग्राम्स बनेगा। नंबर 4 की अगर बात करें तो 303 ग्राम्स बनेगा। नंबर 5 की बात करें तो 474 ग्राम्स बनेगा। नंबर 6 की अगर बात करें तो 683 ग्राम्स बनेगा। नंबर 8 की अगर बात करें तो 1214 ग्राम्स बनेगा। नंबर 10 की अगर बात करें तो ये बनेगा तकरीबन 1898 ग्राम्स। अगर हम मैट्रिक यूनिट्स में बात करें तो हमारे पास जो डायमीटर्स अवेलेबल है मार्केट में वो 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm और 40 mm डायमीटर के स्टील्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हम इसी मैट्रिक यूनिट्स में अगर हम स्टील के वेटेज की बात करें तो लेंथ हम वही 1 फिट ले लेते हैं और जो डायमीटर्स हमारे पास मिलीमीटर में अवेलेबल हैं उनके वेटेज का टेबल आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है। यानी कि अगर 6 mm की अगर हम बात करें और 1 फिट का लेंथ का सरिया है तो 67 ग्राम्स बनता है अप्रॉक्सीमेटली। 8 mm का स्टील लें तो 120 ग्राम्स बनता है। 10 mm का स्टील लें तो 188 ग्राम्स बनता है। 12 mm अगर लें तो 271 ग्राम्स बनता है। 14 mm की अगर बात करें तो 369 ग्राम्स बनता है। 16 mm की बात करें तो 482 ग्राम्स बनेगा। 20 mm के लिए 753 ग्राम्स है। 25 mm का अगर स्टील है तो 1176 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली बनेगा। 32 mm का अगर सरिया है तो 1928 ग्राम्स बनेगा। 40 mm की अगर बात करें तो 3013 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली आपके पास वेट आएगा। डीफॉर्म्ड स्टील ग्रेड 60 का डक्टिलिटी लेवल बहुत अच्छा होता है और अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इस स्टील की अगर वेल्डिंग की बात करें तो ASTM A615 वेल्डिंग के बारे में कोई बात नहीं करता और नॉर्मली इसको नॉन वेल्डेबल स्टील कहा जाता है। इन रीबार्स को ऑन डिमांड कोटेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। इनको एपॉक्सी कोटेड रीबार्स कहते हैं। ये सीवियर कोरोसिव इन्वायरमेंट में और स्पेशल केसेस जैसे कि मैरीन इन्वायरमेंट में यूज़ किया जाता है। यानी कि रीबार ये वही है लेकिन इनके ऊपर एपॉक्सी की कोटिंग कर दी जाती है। अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि जब सारी कंपनीज़ एक ही रेसिपी या स्पेसिफिकेशन यूज़ कर रही हैं
तो स्टील सबका एक जैसा और अच्छा होना चाहिए। ये डिस्कशन मैं आगे करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। एक तो है हीट नंबर, और जिसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो बैच नंबर। बैच नंबर को लॉट नंबर भी कहा जाता है। ये दोनों टर्म्स स्टील के लिए आईडी कार्ड कहलाती हैं। फर्नेस से निकलने वाला स्टील बिलेट को हीट नंबर दिया जाता है। इसको चार्ज नंबर भी कहा जाता है। ये हीट नंबर फर्नेस का टोकन नंबर शो करता है। हर हीट नंबर की केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक किया जाता है। इसके बाद स्टील बिलेट्स से डिफॉर्म स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, और हीट ट्रीटमेंट के बाद उसको बैच नंबर यानी कि लॉट नंबर दे दिया जाता है। हर बैच नंबर की केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी स्टील में कंप्लेन आती है और उसके मिल टेस्ट रिपोर्ट्स गलत आएँ, तो उसका मतलब ये है कि उस बैच का और उस हीट नंबर का स्टील ख़राब है, लिहाजा उस स्टील के बैच को अलग कर दिया जाता है। सरिये का हर बैच एक ही रेसिपी से बनता है। हर बैच अपनी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन रेसिपी ASTM A615 ने दी है वही स्पेक्स स्टील मिल के निकलने वाले हर बैच के होने चाहिए। ये क्वालिटी अगर कोई कंपनी मेंटेन कर रही है तो उसका स्टील बेस्ट प्रोडक्ट कहलाएगा। अगर कोई कंपनी अपना क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं रखती तो हर बैच के स्टील की केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ फ्लक्चुएट करेंगी और वो स्टील रिलायबल नहीं कहलाएगा। अब ये आपको चेक करना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट स्टील प्रोड्यूस कर रही है। आप जिस स्ट्रक्चरल इंजीनियर या कंसल्टेंट से अपना घर या बिल्डिंग डिज़ाइन करवा रहे हैं, उससे रीबार के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको स्टील सप्लायर से हर स्टील बैच का मिल टेस्ट सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है। मिल में हर बैच के केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के टेस्ट किए जाते हैं, वो आपको रिपोर्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये स्टील के एक बैच का मिल टेस्ट सर्टिफिकेट है। इसमें स्टील का हीट नंबर यानी कि चार्ज नंबर भी शो हो रहा है। स्टील के केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के टेस्ट रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ये सर्टिफिकेट आपको स्टील परचेज़ करते वक्त कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मिल टेस्ट सर्टिफिकेट के अलावा बाहर की किसी लैब से भी टेस्ट करवाए जाते हैं। इनको थर्ड पार्टी लैब टेस्ट कहा जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग से स्टील के बारे में सारी रिपोर्ट ले सकते हैं। यूजुअली छोटे बेंगलोर की कंस्ट्रक्शन के लिए ये लैब टेस्ट नहीं किए जाते क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। जो स्टील आपने रिसीव किया है उससे सैंपल्स लेके आपने लैब में जमा करवाने हैं, और आपको स्टील के केमिकल और मैकेनिकल टेस्ट रिजल्ट्स रिपोर्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि आप अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से चेक करवा सकते हैं। स्टील ख़राब होने की सूरत में स्टील के मिल टेस्ट और लैब टेस्ट फेलियर की रिपोर्ट शो करते हैं और स्टील रिजेक्ट कर दिया जाता है। फेलियर की वजह से स्टील की प्रॉपर्टीज़ वायलेट हो जाती हैं और किसी भी डिज़ास्टर का सबब बन सकती हैं। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, लाइसेंस्ड और प्रोफेशनल स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसको ज़रूर डिज़ाइन करवाएं ताकि उसकी स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और डिज़ाइन लाइफ इंश्योर हो। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक पर बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और दूसरों का बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।